सभागार में बैठे हुए बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप सबको मैं संबोधित करता हूँ। आज इस छोटे से कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सन फार्मा का मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने CSR के तहत हमको एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो प्रदान की है। मैं अपनी तरफ से और हिमाचल सरकार की तरफ से भी दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी जैसे गिरी जी ने ठीक कहा कि जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज हमको रोजगार भी देती है और आज जो हमारी स्थिति है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे प्रदेशों की सरकारें हैं, वहाँ पे सरकारी क्षेत्रों में जो है वो नौकरी का एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जितने भी लोगों को नौकरी दी जा सकती थी वो दी गई है। अब सरकारी क्षेत्र में नौकरी की गुंजाइश कम है। आज हमारे पास जो विकल्प बचता है हिमाचल प्रदेश में, वो टूरिज्म है, हमारी इंडस्ट्रीज है, या हमको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में, स्वरोजगार के रूप में आज नौजवानों को जो है वो आगे बढ़ने की जो है बहुत ज़रूरत है। मैं तो 2 साल से लेकर के हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ और हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्री है वो आए। और हिमाचल की वित्तीय हालत ख़राब होने के बावजूद भी हमारी कोशिश है कि हम उद्योग को जो है वो इंसेंटिव्स के रूप में जो है कुछ भी देते रहेंगे। मैं देख रहा था इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है। कभी ये बोलते हैं कि हमने बाद में चर्चा करनी है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो बनाई हुई है। तो मैं आपको आश्वासन दूंगा कि हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग आए। और ये बात ठीक है आपकी कि हिमाचल प्रदेश जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक कोई इंडस्ट्रीज के लिए कोई हॉट डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि हम जो है वो मार्केट से दूर हैं। मगर इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में खास करके फार्मास्यूटिकल के यूनिट्स हिमाचल प्रदेश में हम हिंदुस्तान के 35% के करीब जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जो रहे हैं। इसका एक ये कारण भी रहा है कि हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ जो है कोई झगड़ा नहीं होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ थ्रेटनिंग नहीं होती। मैं तो बहुत सारे स्टेटों में जाता हूँ, हमारे जो इंडस्ट्रियल के सेमिनार्स होते हैं, हम चर्चाएं करते हैं और मेरी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्टों से जब बात होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो हिमाचल प्रदेश को बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश को जो है वो प्रेफर करते हैं। अब आज बहुत सारे स्टेट्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, बोलते कई स्टेट्स में नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर नाम लो किसी स्टेट का तो वो इशू बन जाता है। एक स्टेट के बारे में मुझे एक बॉम्बे में मैं था, मुझे बॉम्बे में था, मैंने कहा आई डू कम टू हिमाचल तो वो कहते सर दैट स्टेट द CM ऑफ दैट स्टेट ही इज कॉलिंग मी, ही इज सेइंग कि आई विल गिव यू लैंड फ्री, बट कहते आई डोंट वांट टू गो देयर because as long as he is the chief minister the law and order is good, after that what is going to happen God knows। अब बहुत सारे स्टेटों के बारे में मतलब ये धारणा है कि भाई वहाँ पे लूटिंग होती है, प्लंडरिंग होती है, डाना धमकाना होता है, ऑफिशियल लेवल नहीं, मगर वहाँ पे इस टाइप के जो लोकल डॉन्स और लोकल माफिया और इस टाइप के वो हो जाते हैं कि वो गाड़ी की मूवमेंट का, माल को ले जाने का, छोड़ने का कोई प्रॉब्लम। इस हिसाब से हिमाचल प्रदेश जो है एक बहुत अच्छा जो है वो राज्य रहा है। हिमाचल प्रदेश में चाहे किसी भी की सरकार रही, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट पूर्व में रही है, हमेशा से लेकर के हमारा जो है, हमारी जो नज़रिया है वो हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिलेशन रहा है। चाहे इंडस्ट्री है, चाहे पावर सेक्टर है, चाहे और इन्वेस्टमेंट के रूप में है, हमारा पावर सर्विस रहा है। सबसे बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश में पावर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिजली का जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हिमाचल प्रदेश में आज भी बिजली जो है
और स्टेटों से बिजली आज भी सस्ती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो है वो 24 अवेलेबिलिटी, 24 घंटे आपको बिजली की अवेलेबिलिटी है। तो मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में आपको 24 घंटे आपको बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। बात ठीक है, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, अभी हिमाचल प्रदेश में पिछले 1-1.5 साल में बिजली के दाम बढ़े हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत दिक्कत हमको, हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और ये हमारा जो कठिन दौर है ये 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। और ये हमको जो दिक्कत आई है क्योंकि जो प्लानिंग कभी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र सरकार पर निर्भर है। जब हिमाचल प्रदेश बना 1972 में बना, तो उस वक्त दिल्ली वालों को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यह आभास था कि हिमाचल प्रदेश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। कभी भी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट के हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, वो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उसमें रेवेन्यू जनरेट करना जो है बहुत कठिन काम। और सबसे बहुत छोटी छोटी पॉपुलेशन है हमारी, ये पहाड़ी राज्यों में है, जो छोटे स्टेट्स हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश जो है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स है। और जब भी जो रैंकिंग होती है, असेसमेंट होता है नेशनल लेवल पे, अलग अलग एजेंसी से होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश जो है बहुत सारे सेक्टर्स में जो बड़े स्टेट्स हैं, बिगर स्टेट्स हैं, मतलब स्टेट्स में एक स्मॉलर कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है, एक बिगर कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश हर उसमें जो है वो नंबर 1 आंका जाता है। हिमाचल प्रदेश में आप लगाओ कि आज तो एजुकेशन तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एजुकेशन सब जगह हो गया है, मगर हिमाचल प्रदेश वॉज द सेकेंड स्टेट जिसमें जो साक्षरता का दर जो है वो केरला के बाद जो है हाईएस्ट हिमाचल प्रदेश में रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव में स्कूल है, आज हिमाचल प्रदेश में सड़क है, पानी है, बिजली है, स्कूल है। और ये हमने आज नहीं हासिल किया है, ये हमने आज से 20-25 साल पहले जो है वो हमने जो है ये सारी की सारी चीज़ें और ये जो बेंचमार्क्स है हमने आज से 25 साल पहले इसको स्थापित कर दिया गया। आज हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल स्टेट के रूप में जो है वो स्थापित हुआ हुआ है। ये बात ठीक है कि अब हमको जो है हमको और आगे जाना है, हमको और इम्प्रूव करना है। अब आज ट्रैफिक कंजेशन है हमारे बहुत सारे शहरों में, आपके पोंटा में ट्रैफिक प्रॉब्लम है, जो बड़े बड़े हमारे शहर। आज हमारी मीटिंग थी अर्बन डेवलपमेंट की मीटिंग थी नाहन में, हमारे डीएसपी साहब, एसडीएम साहब भी थे। आज जो माइग्रेशन है वो आज गांव से जो है शहर की और माइग्रेशन हो रहा है। लोग आज रोजगार के तलाश में जो है वो गांव छोड़ करके शहर में आ रहे हैं, और हमको अपने शहरों को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि पानी हो गया, बिजली हो, रोड हो, हाउसिंग हो, पार्किंग हो, वो सारी जहाँ कुछ सैनिटेशन है, टॉयलेट्स है, इस सारी चीज़ों के लिए हमको अपने शहरों को जो तैयार करना पड़ेगा। मैं कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले मैंने पढ़ा कि इंडिया में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में 2030 तक जो है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन 50-50% हो जाएगी। अदरवाइज तो हम जो हिंदुस्तान को कहते थे कि हिमाचल हिंदुस्तान तो जो है गांव में बसता है, मगर हिंदुस्तान का जो लोग हैं आज गांव को छोड़ करके रोजगार के तलाश में, एजुकेशन के तलाश में जो है वो शहरों की ओर आ रहे हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि राउंड अबाउट 32% जो गाँव से लोग जो है वो शहरों में आ चुके हैं, बड़े बड़े शहरों में आ चुके हैं। आज पोंटा के, अगर आप पोंटा को देखो कि पोंटा तो पहाड़ के लोग हैं, हमारे ऊपर ट्रांसगिरी के लोग और सिलाई के लोग, सारे के सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पोंटा में आ चुके हैं। आज जो है अच्छी एजुकेशन में, फैक्ट्रियों में रोजगार के लिए जो है आज वो आ चुके हैं। तो ये इसलिए हमको अपने शहरों को भी उस लेवल तक हमको अपने शहरों को अपडेट करना पड़ेगा। आज जब डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, चर्चा हो रही थी, एसडीएम साहब ने बताया कि 46 करोड़ रुपया जो म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी पोंटा है, उसकी अदायगी लोगों ने करनी है। हाउस टैक्स है, खाना टैक्स है, सैनिटेशन टैक्स है, ये है 46 करोड़ रुपया जो है वो। अब आप
अब आप अगर लोग जो है, जनता है, जो आपकी जिम्मेवारी सरकार के प्रति है, किसी संस्था के प्रति है, अगर आप अपने हाउस टैक्स भी नहीं दोगे, फिर आप कैसे उम्मीद करोगे कि आपके शहर का विकास होगा, आपके शहर की सड़कें पक्की होंगी, आपकी गलियां पक्की होंगी, आपको अच्छा पानी मिलेगा। तो आज ये स्थिति आ गई कि वो समय चला गया जब हम कहा करते थे कि ये सरकार हमको क्या देगी, सरकार हमको क्या देगी। आज तो हर सरकार, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, वो उनकी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो जनता को जो है वो फ्री बीज वाला जो सिस्टम है वो नहीं होते जाता है। आज हमको जो सिटीजन है, जो शहर का नागरिक है, उसको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, उसको भी जो टैक्स है उसको आप देना पड़ेगा। आज अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चलाने के लिए हम 2200 करोड़ रुपए देते हैं। इन टर्म्स ऑफ ग्रांट 2200 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो कॉस्ट है, एम्प्लॉई कॉस्ट है, वो इट इज ₹2.50। अगर हम 5 रुपए की बिजली बेच रहे हैं, अगर हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बिजली बेच रहा है, अगर 5 रुपए की बेचे तो 5 रुपए में से तो आप ये मान के चलो 50% तो कर्मचारियों की तनख्वाह है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का खरान हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हमारे कोई 17-18 हजार कर्मचारी हैं और इतने ही पेंशनर्स हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बिजली के जो इनके जो कॉस्ट है, बोर्ड की जो कॉस्ट है, वो एक दिन वो जो एम्प्लॉइज की सैलरी और पेंशन होकर के वो तो 500 रुपये हो जानी और बिजली का रेट फिर 10 रुपये हो जाना है। अब मेरी तो बहुत बारे में इस विषय में जो बिजली बढ़ी है, मैं तो एज इंडस्ट्री मिनिस्टर मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा करता हूँ, मुख्यमंत्री के समक्ष भी ये मैं बात रखता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जिंदा रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सर्वाइवल के लिए हम इंडस्ट्री को थोड़ी मार सकते हैं। अब अगर उनकी कॉस्ट, एम्प्लॉई की सैलरी की कॉस्ट है, उनके जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वो तो आज 6 रुपये होगी, 7 रुपये, 10 रुपये होगी। तो अल्टीमेटली वो जो और चीज़ों को हम नहीं खत्म कर सकते। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बिजली के दाम बढ़े वो 50 पैसे पर यूनिट जो है वो बिजली के दाम जल्द जो है हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए 50 पैसे दाम जो है वो घटा दिए जाएंगे। इसी तरह से इंडस्ट्री की आपकी जो और भी, जैसे आपने कहा पावर की, अब हमारा बिजली का जो सेटअप है, हमारे सब स्टेशन हैं, हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, चाहे HT लाइन्स है या 132 kV के हैं, 33 के, 66 kV के, वो भी तो आउटडेटेड हो चुके हैं। वो भी तो आउटडेटेड है, उनको भी तो 25-30 साल हो चुके हैं। तो हमको अपने जो जनरेशन सिस्टम है, हमारे ट्रांसमिशन लाइन्स है, हमारे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमको उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत होती है। ड्रिपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके यहाँ पहुँचा में तो इतनी ड्रिपिंग नहीं है, मगर बद्दी रोटी वाला नाले में ड्रिपिंग बहुत हाई है, क्योंकि हमारा जो है वो लोड ज़्यादा है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुराना है। तो ये सारे का सारा अपग्रेड करने के लिए, इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको चलाने के लिए जो है वो समय तो लगेगा। और ये हिमाचल प्रदेश जो हमको मिला है ना विरासत में, जो 2022 में हमको हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से मिला है, वो जो है खोखला हिमाचल प्रदेश मिला है। और इसको ठीक करना, इसको मजबूत करना, इसको हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम हिमाचल प्रदेश को 2032 तक हिमाचल प्रदेश को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। और हम उसके लिए जो है वो प्रयास अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे फील्ड्स में हमने बहुत सारी चेंजेस करने की कोशिश की है। अभी हम एक्साइज पॉलिसी, वो स्क्रैप पॉलिसी बना रहे हैं। आपके पोंटा में तो स्क्रैप इतना नहीं है, यहाँ पे तो मतलब 200-250 फैक्ट्री, 300 फैक्ट्री या 500 फैक्ट्री होगी, मगर BBMP में तो 2500 से अधिक फैक्ट्री है। स्क्रैप पॉलिसी कोई नहीं थी वहाँ पे। हमने माइनिंग के लिए, हिमाचल प्रदेश में माइनिंग के लिए 15 साल बाद हमने माइनिंग के लिए हमने नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है और हमने उसमें बहुत सारे जो है वो संशोधन किए हैं ताकि माइनिंग से भी हमको जो है रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब मेरा तो एक ही फॉर्मूला है, मैं ये बोलता हूँ कि हमको इलीगल को लीगल करना है, हमको इलीगल को लीगल करना है, क्योंकि इलीगल करने वालों ने तो इलीगल करना ही है।
अगर हम इलीगल को लीगल करेंगे, और हमको तो अपने रेवेन्यू से मतलब है, हमको अपने टैक्सेस से मतलब है। और सबसे बड़ी बात होती है कि मैं तो हर जगह बोलता हूँ कि जो बिजनेसमैन है, कारोबारी है, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स के लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लोग हैं, चाहे वो टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स के लोग लेकर के वो किसी भी स्टेट में आते हैं, हिमाचल प्रदेश में, तो वो इंतजार थोड़ी करेंगे कि ये पटवारी से रिपोर्ट लाओ जी, फिर तहसीलदार से करो जी, फिर तहसीलदार बैक रेफर करेगा, फिर डीसी ऑफिस में जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्शन लगाएगा, फिर सेक्रेटरीट में जाएगा। अब 118 इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। मैं तो खुद कहता हूँ कि 118 इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। अब 118 को भी थोड़ा सा हमको इसको लिबरलाइज करना पड़ेगा। अगर हमको अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराना है, अगर हमको बाहर से इन्वेस्टमेंट को लाना है, तो हमको 118 को भी जो है इसको लिबरलाइज करना पड़ेगा। हमको अपने जो दरवाजे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको हमको खोलना पड़ेगा। और मैं तो एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है बहुत सारी बातें जो है कैबिनेट में और अपने मुख्यमंत्री जी के भी समक्ष रखता हूँ, ताकि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए। हिमाचल प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो पिछले 5 सालों में खास करके कोरोना के दौरान भी जो है वो डेवलपमेंट जो है वो रुक गई थी, और उसके बाद भी जो है 5 साल जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान का जो समय गया है, उन्होंने विशेष नहीं किया। और जब चुनाव नज़दीक आए, उन्होंने जाकर के घोषणाएं कर दी, बिजली भी 125 यूनिट फ्री हो जाएगी जी, आपको HRTC की बसों में महिलाओं को भी 50% किराया फ्री हो जाएगा। आप हैरान होंगे कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी HRTC को हिमाचल सरकार 700 करोड़ रुपए एड के रूप में, 2200 करोड़ रुपए हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देते हैं। और ये जो बोर्ड्स और कॉरपोरेशन है, तो 14 बोर्ड्स और कॉरपोरेशन है जो घाटे में। तो ये बोर्ड्स और कॉरपोरेशन को चलाने के लिए ही जो है कम से कम ये मान के चलो आप 3,500-4 हज़ार करोड़ रुपये हिमाचल सरकार बोर्ड्स और कॉरपोरेशन को देती है। आज जो कारोबार करना है, कि कारोबार करना सरकारों के बस की बात नहीं है, कारोबार करना। हिमाचल प्रदेश के 75% बोर्ड्स और कॉरपोरेशन घाटे में।